नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव अधिवास। इससे पहले हमने जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था, जनसंख्या की परिभाषा भी देखी थी और कितने कितने देशों के अनुसार, कौन कौन से देशों के अनुसार किस प्रकार से जनसंख्या वो पाई जाती है, उनके बारे में भी हमने अध्ययन वो किया था। आज हम जनसंख्या का करेंगे, प्रवास एवं मानव अधिवास के बारे में इनका वर्णन वो करेंगे, इनका अध्ययन वो करेंगे। तो मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी माना जाता है। गतिशील प्राणी भी माना जाता है। वस्तुतः मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशील जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता भी मानी जाती है। मानव प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर अपना गमन वो करता है। एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर गमन वो करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रवास के बारे में। तो प्रवास क्या होता है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का प्रवास है वो होता रहता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मानव का प्रवास है वो होता रहता है। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण के रूप में भी जाना जाता है। जनसंख्या का स्थानांतरण के रूप में भी जाना जाता है। प्रवास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। सबसे पहला है उत्प्रवास। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को और मनुष्य है वो स्थानांतरण वो करते रहते हैं। जैसे यूरोप से लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की ओर वो गमन वो करते हैं। मतलब मानव का उत्प्रवास है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो होता रहता है। दूसरा है आप्रवास। आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी देश या स्थान के अंदर आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका से लोग हैं वो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों की ओर वो आप्रवास है वो करते हैं। उत्प्रवास के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं और आप्रवास के अंतर्गत किसी बाहरी स्थान से या किसी बाहरी देश से लोगों का बसना होता है, वो आप्रवास के रूप में जाना जाता है। मानव प्रवास का अध्ययन विभिन्न पक्षों के अंतर्गत भी किया जाता है, जिससे प्रवसन का क्षेत्र, अवधि एवं प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि की प्रमुख विशेषता है वो मानी जाती है। प्रत्येक जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष है वो होते हैं। जनसंख्या प्रवास के मुख्य रूप से 5 पक्ष है वो होते हैं। सबसे पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष। सबसे पहला है देश पक्ष। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस महाद्वीप, किस प्रदेश या किस क्षेत्र में या फिर एक स्थान से या फिर दूसरे स्थान को प्रवास वो करती है। ये देश पक्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा है काल पक्ष। इसमें दीर्घकालीन प्रवासन है वो किया जाता है, मतलब इसके अंतर्गत दीर्घकाल प्रवास है वो किया जाता है। सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास आदि इसका अध्ययन हम करते हैं। तीसरा है कारण पक्ष।
कारण पक्ष के अंतर्गत इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों पर विचार वो किया जाता है। जैसे मान लो कोई भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आदि प्रमुख कारण है वो इसके माने जाते हैं। चौथा है संख्या पक्ष। प्रवास के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाले प्रवासित या फिर उत्प्रवासित जनता और बाहरी देशों से आने वाली प्रवासी जनता की संख्या है वो कितनी है, ये संख्या पक्ष के अंतर्गत इसका अध्ययन वो किया जाता है। तो पांचवा है स्थिरता पक्ष। ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों से जाकर स्थायी प्रवास के अंतर्गत है वो बस जाती है, मतलब वह देश, वह व्यक्ति है वो वहीं का हो जाता है, वह स्थिरता पक्ष के अंतर्गत वो सम्मिलित वो किया जाता है। फिर है स्थानांतरण। स्थानांतरण मुख्य रूप से जैसे एक तो अंतर महाद्वीपीय, एक अंतर्देशीय या फिर अंतरराष्ट्रीय, फिर है अंतर्राज्यीय, फिर है स्थानीय, फिर है दीर्घकालीन स्थानांतरण, सामयिक और दैनिक। सबसे पहला है अंतर्महाद्वीपीय। अंतर्महाद्वीपीय प्रवास के अंतर्गत विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यह प्रवास है वो किया जाता है, उसको अंतर्महाद्वीपीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, नेक्स्ट है अंतर्देशीय प्रवास या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वो किया जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय प्रवास। इस प्रवास के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर वो प्रवासन वो किया जाता है। फिर है स्थानीय प्रवास। इस प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो प्रवास है वो होता है। फिर है दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास के अंतर्गत मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर रहना और वह लंबे समय से वहीं जाकर वो बस जाती है, वह दीर्घकालीन प्रवास है वो कहलाते हैं। फिर है सामयिक प्रवास। सामयिक प्रवास के अंतर्गत किसी समस्या के अंतर्गत लोगों को प्रवास है वो करना पड़ता है। फिर है दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास के अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रवास का मतलब मानव का स्थानांतरण वो दिन प्रतिदिन वो होता रहता है। तो मुख्य रूप से हम प्रवास को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मानव का स्थानांतरण वो होता रहता है, कहीं लंबे समय से होता है, तो कहीं दिन प्रतिदिन होता है, तो कहीं एक देश से दूसरे देश या फिर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर मानव का स्थानांतरण वो होता रहता है। फिर है बृहद संख्या के अंतर्गत, मध्यम संख्या के अंतर्गत, अल्प संख्या के अंतर्गत। इसके अंतर्गत स्थायी और अस्थायी दो को सम्मिलित वो किया जाता है। बृहद संख्या के अंतर्गत लोगों का स्थानांतरण है वो कितने व्यक्तियों का है वो हो रहा है, तो वो मतलब बृहद संख्या के अंतर्गत वो आती है। मध्यम संख्या के अंतर्गत और अल्प संख्या के अंतर्गत देखो, मान लो एक छोटा सा उदाहरण, किसी देश के अंतर्गत मतलब 100 व्यक्तियों का स्थानांतरण है वो हो रहा है, तो वह तो क्या कहलाते हैं, वृहद संख्या के अंतर्गत है वो आते हैं। इसके अंतर्गत 100 व्यक्तियों का स्थानांतरण होता है। मध्यम के अंतर्गत 50 व्यक्तियों का स्थानांतरण होता है, और अल्प के अंतर्गत मतलब कुछ मात्रा के अंतर्गत मतलब 25, 10, 20 इसके अंतर्गत है वो इनका स्थानांतरण है वो होता है। तो इसके अंतर्गत कई व्यक्ति क्या होते हैं कि वहीं है वो स्थायी रूप से बस जाते हैं, मतलब कोई मान लो कि एक देश से दूसरे देश की ओर गया, तो वह क्या करते हैं, स्थायी रूप से वहीं जाकर वो बस से जाते हैं, या मतलब उसी देश की मान्यता है वो ले लेते हैं। दूसरा है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास के अंतर्गत ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति
वह दूसरे स्थान पर जाता है और कुछ समय बाद है वह अपने स्थान पर वापस है वो लौट आता है, तो वह उनका स्थायी प्रवास के अंतर्गत है वो माना जाता है। विश्व में मुख्य रूप से दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मुख्य रूप से लोगों का प्रवास है वो होता रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं, यही है मानवों का प्रवास जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है वो देखते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के समुद्री तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां मतलब आसानी से जाया जा सके और वहां प्रवसन है वो होता है, मतलब इन स्थानों पर आसानी से जाया जा सकता है। फिर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देश, यहां जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलें उत्पादन करके प्रारंभ है वो किया है। इन बागानों में ये लोग है वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन है वो करते हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है वो, यह जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए एक अनुकूलतम दशाएं है वो मानी जाती है, जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर वो बस गए। इन लोगों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन के पूर्व है वो विरल है, वो कम मात्रा के अंतर्गत वो पाई जाती थी, परंतु वर्तमान में यूरोपीय लोगों का इनका आगमन होने के कारण, मतलब दूसरे लोगों का यहाँ पे स्थानांतरण होने के कारण यहाँ की जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ गई है। अतः इन्हें वहां जाकर स्थायी रूप से रहने में कोई कठिनाई है वो नहीं होती है। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या वो अधिकतम मात्रा के अंतर्गत है वो पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंतर्गत इन लोगों को वहां पर रोजगार भी आसानी से वो मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। अति मोस्ट पर्सन कि मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं या फिर मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं, ये परीक्षा में लगभग वो पूछा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसका पूरा नाम है। ने 1990 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1990 के अंतर्गत, जिसमें HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में लोगों के विकल्प की परिवर्तित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित वो किया जाता है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास रिपोर्ट है वो लोगों की आय तथा पूंजी का ही विस्तार रूप नहीं, अपितु यह मानव के कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है वो माना जाता है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास का मुख्य आधार है वो माना जाता है। मतलब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास के अंतर्गत है वो माना जाता है। फिर मानव विकास सूचकांक मूल्य 2013 की एक रिपोर्ट है।
एक तरफ देश है और दूसरी तरफ है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सबसे पहला स्थान माना जाता है वो नॉर्वे का माना जाता है, और नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक है वो 0.955 है वो है। ये परीक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 इसके अंतर्गत वो पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा है, द्वितीय स्थान कौन सा है, तृतीय स्थान है वो कौन सा है। और फिर बाद में इनकी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत इसकी रिपोर्ट पूछता है कि मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे की कितनी है, ऑस्ट्रेलिया की कितनी है और संयुक्त राज्य अमेरिका की कितनी है। ये मुख्य रूप से 3 है वो पूछता है। तो सबसे पहला है नॉर्वे, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है जर्मनी और पांचवा है स्वीडन। तो नॉर्वे के अंतर्गत है वो 0.955 है, इसकी मानव विकास सूचकांक है वो है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक है वो 0.938 है वो है। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की मानव विकास सूचकांक है वो 0.937। जर्मनी की 0.920। स्वीडन की 0.916। इसी के अनुसार अगर हमारे भारत की देखें तो हमारा भारत में मानव विकास सूचकांक है वो 20वें स्थान पे वो माना जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत है वो 20वें स्थान पे माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान, और उसकी मानव विकास के अंतर्गत उसका सूचकांक है वो कितना है। तो उसका सूचकांक है वो 0.554। ये मानव विकास सूचकांक है वो भारत का है वो है। और अब हम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत अंतर महाद्वीपीय के अंतर्गत देखा जाए इसका प्रारूप, तो वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार है वो 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना है वो की गई। 2013 के अनुसार है वो 186 देश के अंतर्गत इसका सम्मिलित है वो किया गया था मानव विकास सूचकांक का। उनमें से अति उच्च, पहला तो है अति उच्च मानव विकास सूचकांक है वो 47 देशों के मध्य है वो सम्मिलित किया गया है। दूसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक, वो भी 47 देशों के मध्य। और तीसरा है मध्यम मानव विकास, वो भी 47 देशों के मध्य है वो किया गया है, जिसके अंतर्गत 35 देशों के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। सबसे पहला है उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत। उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत 0.71 से अधिक देश है वो सम्मिलित है वो किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुल 94 देशों को सम्मिलित है वो किया गया है। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान है वो माने जाते हैं। मतलब उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत मतलब 0 से लेकर 7 से अधिक है वो 94 देश है वो 94 देश है, जिसके अंतर्गत पहले स्थान पर है वो नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पाया जाता है। ये मुख्य रूप से परीक्षा के अंतर्गत वो पूछा जाता है। लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात भी इस प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वो सम्मिलित वो किए जाते हैं। ये उच्च मानव विकास श्रेणी की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के अंतर्गत वो सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास श्रेणी मतलब 0.5 से 0.70। इस श्रेणी में कुल है वो 47 देशों को सम्मिलित वो किया जाता है। जैसे मतलब पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर थाईलैंड, तीसरे स्थान पर मंगोलिया मुख्य रूप से सम्मिलित वो किए जाते हैं। फिलीपींस, भारत है वो 5वें स्थान पर वो माना जाता है मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत। भारत है वो 5वें स्थान पर। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी के अंतर्गत विद्यमान है वो थे या विद्यमान है वो मिलते हैं। तीसरा है
निम्न मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी मतलब 0.5 से कम। इसमें 35 देश है वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं, जिसमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि इसके न्यूनतम देश है वो माने जाते हैं। ये परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मान लो कि उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत पूछ लेता है, मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत पूछ लेता है और निम्न मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत है वो पूछ लेता है। तीनों में से एक है वो पूछता है। फिर अब भारत में मानव विकास सूचकांक है वो किस प्रकार से देखा जाता है, इतने वो तो हम अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के अंतर्गत देख रहे थे। अब यह है भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत को मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणी के अंतर्गत है वो सम्मिलित वो किया जाता है, जिसमें 186 देशों के अंतर्गत देखा जाए तो भारत का स्थान है वो 138वां स्थान है वो भारत का है वो माना जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल का अगर सूचकांक देखा जाए तो वह 0.700 और यहाँ का सूचकांक है वो सबसे सर्वोच्च है वो पाया जाता है, मतलब उच्च स्थान पे या प्रथम स्थान पे है वो मिलता है। क्यों? क्योंकि केरल के अंतर्गत जो नवयुवक है वो पढ़े लिखे हुए सबसे ज्यादा है वो मिलते हैं, इसीलिए केरल का सूचकांक है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य है वो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं। फिर है जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे इन राज्यों में सबसे नीचे या सबसे कम है वो मानव विकास सूचकांक है वो पाया जाता है। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक है वो प्रमुख है वो माने जाते हैं। किसके अंतर्गत? बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख है। केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण वो माना जाता है, मतलब पढ़े लिखे लोग है वो सबसे ज्यादा है वो केरल के अंतर्गत है वो मिलते हैं। सन 2013 के अनुसार देखा जाए तो हमारे भारत का है वो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 138वां स्थान है वो माना जाता है। और अगर मानव विकास सूचकांक मूल्य के अंतर्गत देखा जाए तो भारत का है वो 20वां स्थान है वो माना जाता है। मानव विकास सूचकांक है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो जारी वो करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मानव विकास सूचकांक है वो जारी करता है, प्रति वर्ष है वो जारी करता है। वो मानव विकास सूचकांक है वो प्रति वर्ष जारी नहीं करता है, वो जनसंख्या के आधार पर है वो मानव विकास सूचकांक है वो जारी करता है। तो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का मूल्य न्यूनतम से अधिकतम है वो किन अंकों के मध्य है वो पाया जाता है? तो न्यूनतम है वो पाया जाता है वो 0 और अधिकतम है वो 1, मतलब न्यूनतम से अधिकतम के मध्य 0 से 1 है वो पाया जाता है मानव विकास सूचकांक। दूसरा प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित वो किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक मतलब यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है 1990 के अंतर्गत है वो प्रकाशित वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान है वो रखता है? मानव विकास की दृष्टि से भारत के अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है वो सर्वोच्च स्थान पे माना जाता है।
तो सर्वोच्च स्थान पे है वो केरल को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पढ़े लिखे नवयुवक है उनकी संख्या है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवसन या फिर इसको प्रवास के नाम से भी जाना जाता है कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रवसन या प्रवास है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर रहना, वो तो उत्प्रवास कहलाता है। आप्रवास किसी बाहरी देश या किसी बाहरी स्थान से आकर बसना, वो आप्रवास के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।